नमस्कार दोस्तों, वेदवित अस्त्रों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो उसका थंबनेल पे भी आपने देखा होगा। कुंभ राशि पे साढ़े साती का जो बाकी का समय है इस पर है। क्या परिणाम होंगे और कैसी जाएगी साढ़े साती का अंतिम चरण। मित्रों, ये बहुत ही मैंने 2 दिन पहले वीडियो देखा एक यूट्यूब पे, तो मुझे थोड़ा सा वो अटपटा लगा। इसी साढ़े साती को लेकर, कुंभ राशि को लेकर के था। फिर मैंने 1-2 वीडियो और देखे तो मुझे लगा कि विद्वान ऐसे किसी चीज को इग्नोर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबने जो वीडियो बनाया है वो नॉर्मल जैसे साढ़े साती हर राशि पे घटित होती है उसी तरीके से बनाया है। तो ये सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैं समझ भी नहीं पाया कि ऐसा लोगों ने क्यों किया। किसी ने भी अपने वीडियो बनाते समय ये बात ध्यान नहीं रखी कि कुंभ राशि एक साढ़े साती के लिहाज से सबसे अलग राशि है। और उसका बिल्कुल सीधा सा फंडा ये है कि वो शनि की खुद की मूल त्रिकोण राशि है और शनि की राशि ऑन्ड बाई शनि है। और जितनों ने भी दिया नॉर्मल वो ढर्रे की तरह दे दिया कि वो कुंभ राशि में ऐसा होता है, शनि की साढ़े साती पहली चीज में ऐसा, पहली ढैया में ऐसा होता है, दूसरे ढैया में ऐसा होता है, मतलब दूसरे चरण में ऐसी दिक्कतें होती, नॉर्मली दे दी। लेकिन किसी ने भी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कभी भी कोई एक ऐसा वर्ड नहीं बोला कि कुंभ राशि में साढ़े साती का असर उतना नहीं होता जितना कि अन्य राशियों में होता है। किसी ने इस बात पे जोर दिया ही नहीं। तो मुझे लगा कि मैं शायद अपने दर्शकों को ये बताऊं और आगे चल के जब भी कोई ये वीडियो देखेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि कुंभ राशि क्यों है विशेष राशि। राशियां तो 12 है, लेकिन कुंभ राशि इतनी विशेष क्यों है। तो ये चीज मेरे दिमाग में जब आई तो मैंने सोचा लाओ बताते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो इसी पे है कि कुंभ राशि पे बाकी की जो साढ़े साती का जो समय है वो कैसा बीतेगा, लास्ट चरण कैसा है वो कैसा बीतेगा जो है बचा हुआ है, तो इस पे चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले सबसे पहले तो जो कुंभ राशि के जातक हैं उनको तो पता ही होगा, और नहीं भी पता है बाकी और भी कोई जातक है तो मैं उनको बता दूं कि आज मैंने कुंभ राशि को विशेष कहा है। और क्यों कहा है इसके पीछे भी आप जल्दी जान जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई राशि विशेष नहीं होती है, सब विशेष होती है अपने आप में। लेकिन आज आप ये जानेंगे कि कुंभ राशि क्यों विशेष है। हर राशि की विशेषता होती है, लेकिन विशेषता क्यों है विशेष ये आपको बताना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपके सामने अपने गुण धर्मों के आधार पर, देखिए कोई भी राशियां कोई भी चीज होती है अपने गुण धर्मों के आधार पर विशेष होती है। तो ऐसा कौन सा गुण है कुंभ राशि में जो विशेष मानी जाती है और 11 नंबर की राशि है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सौरमंडल से स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल पे जो 360 डिग्री में हमारा पूरा सौरमंडल बटा हुआ है, उसमें कुंभ राशि को जो स्थान मिला हुआ है 300 से 330 डिग्री का मिला हुआ है। जो 300 से 330 डिग्री का पार्ट है वो कुंभ राशि के तहत आता है। और शनि इस राशि के स्वामी होते हैं। वायु तत्व राशि है और स्थिर राशि है। स्थिर राशि 3 तरह की राशि होती है, चर, स्थिर, दुस्वभाव। तो ये स्थिर राशि है। एक चर होती है, एक स्थिर होती है, द्विस्वभाव होती है। तो ये द्विस्वभाव राशि है, सॉरी स्थिर राशि है। ठीक है। इसके तहत 3 नक्षत्र आते हैं, घनिष्ठा, सदभिका और पूर्वा भाद्रपद। घनिष्ठा नक्षत्र जो होता है वो मंगल बाई ऑन्ड बाई मंगल होता है। शतभिका नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। घनिष्ठा के 2 नक्षत्र पड़ते हैं इसमें। शतभिका के 4 चरण पड़ते हैं, क्योंकि शतभिका का पूरा चरण इसी में पड़ता है। और शतभिका नक्षत्र सभी जानते हैं कि राहु से उसके राहु स्वामी होते हैं। और पूर्वा भाद्रपद जो है उसके स्वामी गुरु होते हैं। उसका 3 चरण पड़ते हैं। तो अगर आप ग्रहों के लिहाज से देखें तो सबसे पहले तो ऑन्ड बाई शनि है, शनि की राशि है, ऑन्ड बाई है। तो शनि का सबसे पहले उस पर अधिपत्य हुआ उस राशि में। दूसरा, इस राशि पे मंगल के 2 चरण होते हैं। कहीं ना कहीं मंगल भी शुरू के आने वाले जो चरण होते हैं उनमें
जो डिग्रीज होती है, अगर आप ऐसे भी लगभग 3-7 डिग्री तक का अगर आप असर देखें तो मंगल का रहता है। उसके बाद जो चारों चरण होते हैं सदविखा नक्षत्र के पूरे इसी पे रहते हैं, तो इसमें राहु का प्रभाव होता है। अभी मैं सबको अलग अलग बताऊंगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि इतनी विशेष क्यों है। लास्ट में जो 3 चरण होते हैं वो गुरु के अधीन आते हैं, पूर्व भाद्रपद। अब अगर आप इसको कनेक्ट करें तो सबसे पहले देखेंगे कि इस राशि में 4 चरण, इस राशि में 4 ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलता है। अब प्रभाव देखने को तो लगभग सभी राशियों में 4 ग्रहों का प्रभाव देखने को मिल जाता है, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 3 तो नक्षत्रों के ही होते हैं। लेकिन प्रभाव भी कुछ ऐसा कि जो अनकंफर्ट ना होकर के प्योरली कंफर्ट होता है, वो इस राशि में देखने को मिलता है। जैसे शनि की खुद की मूल त्रिकोण राशि है। शनि अपने सारी राशियों मतलब मकर और कुंभ में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कुंभ में फील करते हैं। और मैं आपको ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा कि तुला राशि से ज्यादा कंफर्ट शनि कुंभ में फील करते हैं। पहली बात, मंगल इस राशि के जो कि 2 धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरणों को ऑन करते हैं, तो मंगल का प्रभाव काफी हद तक देखने को मिलता है। मिश्रित राशि है ये। इस राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति के पास चारों ग्रहों के जो गुण होते हैं विद्यमान दिखाई देंगे आपको। उसके बाद आ जाइए राहु पे। अब राहु का आलम यह है कि आपने अगर ज्योतिष पढ़ते हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि जिस तरह केतु के जितने भी गुणधर्म देखे जाते हैं अष्टम भाव से मिला के देखे जाते हैं। अष्टम भाव से, है ना, 8वीं राशि से केतु के गुणधर्म मिला के देखे जाते हैं। देखिए, अष्टम में केतु के उच्च का होना एक अलग चीज है, लेकिन केतु के कहीं भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखे जाते हैं तो उठाकर कहीं ना कहीं से अर्थ हाउस से देखे जाते हैं। उसी तरीके से जो राहु है उसकी जो गुणधर्म होते हैं वो कुंभ राशि से देखे जाते हैं। शायद मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं, लेकिन आप एक बात समझिए, मैं एक उदाहरण दूंगा, उससे शायद आपको समझ में आ जाए। सपोज कीजिए आपका शुक्र 11th हाउस में है, 11 नंबर मतलब सॉरी कुंभ राशि में है, ठीक है। कहीं पर भी 11 नंबर लिखा हो वो कुंभ राशि बनती है पूरे चार्ट में। और आप वहां भी देखेंगे जहां पर मान लीजिए वहां शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र के अपने कैरेक्टर तो होंगे वहां पर, अपने गुणधर्म तो शुक्र के होंगे, जो नैसर्गिक गुण है शुक्र के खुद के तो होंगे। लेकिन चूंकि वो 11 नंबर पे बैठा है तो शनि से ज्यादा गुण जो है आप शुक्र के पाएंगे। अगर इसमें इसके अलावा किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो आप ये आंख बंद करके कह सकते हैं, उस जातक से, उस नेटिव से कह सकते हैं कि आंख बंद करके कि इस नेटिव का कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, जो कि राहु के अधीन आता है। राहु ने शुक्र को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दिया। तो कोई भी ग्रह होगा 11th हाउस में, उस पर राहु का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ये बिल्कुल क्लियर मान लीजिए। तो आप एक तरह से देखेंगे तो राहु पर भी इसका असर पड़ता है, राहु का असर इस पर पड़ता है कुंभ राशि पर। देखिए, शनि का भी पड़ा, मंगल का भी थोड़ा पड़ा, और जो कुंभ राशि में जो थोड़ी सी इंटेंसिटी होती है वो मंगल के कारण ही होती है। जो कुंभ राशि किसी चीज को बहुत ही तेजी से, कभी कभी बहुत तेजी से एक्शन ले लेते हैं, वैसे आमतौर पे बहुत ही आराम से करते हैं, लेकिन कभी कभी मौका पड़ता है बहुत तेज इंटेंसिटी जो होती है बहुत तेज होती है, वो जो है वो ले लेते हैं। तो इसका रीजन ही मंगल है। अगर वो घटना मंगल के नक्षत्र चरण में घट रही होगी तो आप ये मान के चलिए कुंभ राशि उस पर एक्टिव हो जाएगी, कुंभ राशि का जातक उस पर एक्टिव हो जाएगा तुरंत। अब एक आ जाइए गुरु पे। तो गुरु पे 3 चरण यहाँ पर गुरु के होते हैं।
मंगल के तो 2 ही हैं, राहु के पूरे पूरे हैं, गुरु के भी 3 चरण होते हैं। और आपको बता दें, आप ज्योतिष पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि आमतौर पर मेरा अतिशयोक्त नहीं होगा कहना, लेकिन अगर आप मेरी बात को गंभीरता से लेंगे तो गुरु जितना कर्क राशि में अपने आप को कंफर्ट, जैसे कि उच्च का होता है वहां पर जाने के बाद, जितना वहां अपने आप को कंफर्ट में नहीं पाता है, उतना सबसे ज्यादा कंफर्ट में कुंभ राशि में मिलता है। गुरु के सबसे अच्छे रिजल्ट जो है कुंभ राशि में देखने को मिलते हैं। मैं चूंकि आपको हो सकता है नई अनोखी या नई मतलब अलबेली बात बता रहा हूं, लेकिन आप कभी किसी चार्ट में 150 चार्टों में लगा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि गुरु को सबसे ज्यादा कंफर्ट जो है कुंभ राशि में मिलता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 4 राशियों के प्रभाव, 4 ग्रहों के प्रभाव में यह राशि होती है। और ये राशि, इनका मिला जुला बिल्कुल निचोड़ होता है, सबके गुण मिलते हैं आपको। आप जैसा रिएक्ट करेंगे उधर से वैसा रिएक्ट आ जाएगा। ये राशि की खासियत होती है। अब आप और समझिए इस बात को। ये तो सभी जानते होंगे कि कुंडली में जो 4 राशियां होती हैं उनमें कोई भी ग्रह ना ऊंच का होता है ना नीच का होता है, ना एक्सॉल्टेड होगा ना डेबिलेटेड होगा। क्यों? पहला, सबसे पहली राशि है मिथुन, दूसरी सिंह, तीसरी धनु और चौथी कुंभ। देखिए, मिथुन के साथ तो अभी हम बाद में बात चर्चा करते हैं। जैसे सिंह राशि में वो खुद ही राजा का घर है, सूर्य का घर है, तो वहां तो कोई ऊंचा बड़ा नहीं हो सकता है। गुरु के घर में चूंकि धनु राशि है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, उसमें भी कोई ऊंचा नीचा नहीं हो सकता, गुरु के सामने सब बराबर है। इसी तरह शनि की राशि है, एक कोई न्यायाधीश की राशि है, उसमें भी कोई ऊंचा बड़ा नहीं हो सकता, वहां सब समान है। इसी तरह अगर आप मिथुन राशि में जाएंगे तो मिथुन राशि एक्चुअली जो होती है ना, वो कहें कि बुध की भले राशि है, लेकिन वो राशि दर्शाती किसको है? एक पराक्रम को। पराक्रम कोई भी कर सकता है, वहां कोई ऊंचा बड़ा नहीं होता। वहां जाके कारक हो सकते हैं कोई, लेकिन वहां ऊंचा बड़ा कोई नहीं हो सकता है। पराक्रम में किसी का जोर नहीं चलता है, इसलिए वहां पर कोई ऊंचा बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये इस राशि की खासियत होती है कि इसमें कोई ऊंचा बड़ा नहीं होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। इसमें कोई भी ग्रह जाके उच्च का नहीं हो सकता, कोई भी नीच का नहीं हो सकता, सब बराबर है। जो विशेष ग्रह कंफर्ट फील करते हैं तो होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इससे इतने बड़े बड़े ग्रह जुड़े हुए हैं। भाई राहु भी जुड़ा हुआ है, जो कलयुग का राजा आज की डेट में। राहु को राक्षस राज कहा जाता है। गुरु तो ऑलरेडी गुरु है, और उसका मंगल सेनापति है, और फिर शनि न्यायाधीश है। तो सबकी राशि इसमें कौन ऊंचा कौन बड़ा होगा? तो जाहिर सी बात है, इस राशि की विशेषता आपको शायद समझ में आ गई हो। अब सवाल आता है इसके नेचर पे, इस राशि के लोग जातक के नेचर पे। देखिए, इस राशि के जातक बेहद बुद्धिमान होते हैं। क्यों होते हैं भी बताते हैं आपको। बेहद बुद्धिमान होते हैं। देखिए, अब इस मेरी बात को पकड़ने से पहले जरूर सोचिएगा कि यदि बाकी कुंडलियों में कोई खराब ग्रह असर नहीं डाल रहे हैं, बाकी कुंडली में अगर कोई खराब ग्रह असर नहीं डाल रहे हैं, या 11th हाउस का स्वामी शनि जो है, मतलब कुंभ राशि का जो स्वामी है शनि, वो कहीं पीड़ित नहीं है, कुछ इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं है, तो अभी मान के चलिए इस राशि के जो जातक होते हैं निहायत बुद्धिमान होते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं। आप उनसे कोई भी चीज बताएंगे वो सुनेंगे, हाँ ठीक है, क्योंकि वो पूरी प्लान करके तो वहां तक आए हुए होते हैं। अब आप उनको लगे ज्ञान देने तो चुपचाप वो ज्ञान लेते हैं, बोलेंगे कुछ नहीं, करेंगे अपने मन की। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी समाज में वो जो है एक बड़े सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। अब आप किसी बड़े सलाहकार के रूप में जाने जा रहे हो, अगर आपको कोई ज्ञान देने आया तो क्या लोगे? क्योंकि आपने खुद जो अपना काम किया है वो खुद ही प्लान से कर रखा है। अब कोई भी आएगा, उसकी जड़ नहीं जानता होगा, आपको ज्ञान देगा, तो जो इस तरह के ज्ञानी और सलाहकार लोग होते हैं वो लड़ाई झगड़े बहसबाजी में विश्वास नहीं रखते। मैं कुंभ राशि की बात कर रहा हूँ, कुंभ राशि के जातकों की बात कर रहा हूँ। वो विश्वास नहीं रखते। वो आपने उनसे जो भी बोला, हाँ हाँ ठीक है, सुन लिया। जो कभी बीच में सावर टेम्पर आए भी तो मंगल के कारण आ गया, अदरवाइज वो सुनते हैं, हाँ ठीक है करेंगे वो अपने मन की। अगर आपकी कोई बात अच्छी लगी तो
जरूर एक बार देखेंगे, लेकिन वो उनके काम में इतना परफेक्शन होता है कि उनको फिर कोई किसी सलाह की जरूरत रह नहीं जाती। अभी इस पे चर्चा करेंगे, बताते हैं पूरी बात आपको। बहुत ही विशेष राशि है। 12 राशि में अगर मेरी पूछी जाए तो मैं सबसे ज्यादा बोलूंगा कि मुझे तुला और कुंभ राशियां मुझे बहुत ही ज्यादा समझ में आने वाली राशियां हैं। बाकी राशियों में देखिए कुछ ना कुछ थोड़े 19-20 ड्रॉबैक होते हैं। इवन यहाँ तक कि मैं धनु राशि की बात करता हूँ, मैं अपनी अपनी पसंद की बात है, राशियां कोई खराब नहीं होती, लेकिन एक इजी टू गोइंग और सबसे ज्यादा अच्छे समझ में आने वाली राशियां यही 3 राशि है। कुंभ है, और तुला है, एंड धनु राशि है। तो अब देखिए, आप डीप अध्ययन करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, नहीं इन 3 राशियों में कोई खास बात है। कहने को तो बहुत सारी राशियां हैं, लेकिन 3 राशियों की एक विशेषता है कि देखिए, मंगल की जो दोनों राशियां हैं कहीं ना कहीं वो मतलब ऐसी नहीं है जिसमें कि आप ऐसा सोचें कि बैठ के बात करने वाली, विचार करना, नहीं नहीं। तो उसमें जाहिर सी बात है एक तरफा है, उसमें एक तरफा है। जहां देखिए, जहां पर सिर्फ बात एग्रेसिवनेस की हो तो कहाँ कोई उसमें सेटिस्फाई हो सकता है। सेटिस्फाई तभी हो सकता है जहां तर्क वितर्क हो, तो वहां पर तो ये राशियां ऐसी हैं। अच्छा, तुला राशि क्या है? बैलेंस की राशि है। बैलेंस वही कर सकता है जिसको बराबरी का ज्ञान हो। धनु राशि ज्ञान की राशि है, धर्म की राशि है। वहां पर बैठने का मतलब ही अलग है। उसके आप किसी धनु राशि वाले के साथ बैठेंगे तो आपको खुद ही अलग सा फील होगा। इसी तरह कुंभ राशि है। कुंभ राशि देखिए पूरे ज्ञान से परिपक्व है, क्योंकि कुंभ के बाद सीधे मीन आता है, उसका सिर्फ मोक्ष है। वहां तक का सफर जो उसने तय किया है, पूरा मेष से लेकर के मकर तक का पूरा ज्ञान कुंभ राशि वाले को होता है, तो इसलिए वो ज्ञानी राशि है। चलिए, तो बहुत ही कहेंगे कि जैसे जो ठान लिया वो करने वाले लोग हैं। आप सोचो कि उनको आप मोल्ड कर लोगे तो मेरे ख्याल से तो 99% तो इम्पॉसिबल होता है। किसी कुंभ राशि वाला वो उसी तरह होता है जैसे वो कहते हैं ना कि शराब लेने पंजाबी, मतलब माफ कीजिएगा कोई पंजाबी लोग हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन कहावत कही जाती है, वो कहते हैं शराब की तरफ जाता हुआ पंजाबी, ठेके की तरफ जाता हुआ पंजाबी, और कनाडा के लिए वीजा लेने के लिए निकला हुआ पंजाबी, इनको मोल्ड नहीं किया जा सकता है। ये दो पंजाबी दो सूरतों में कहीं मोल्ड नहीं होते। एक तो कनाडा के लिए जब वीजा लेके लेने जा रहे होते हैं तब, एक दूसरा ठेके की तरफ जा रहे होते हैं तब। कुंभ राशि का कुछ हाल ऐसा ही होता है उनके जातकों का, क्योंकि पूरे प्लान करके जाते हैं, फिर वो किसी की सुनते उनते नहीं है। विषम राशि है, और थोड़ा सा अलग विचार होते हैं, जैसे खुद के भी अलग होते हैं, प्लस जो मॉडर्न आधुनिकता को लेकर के जो विचार वाले होते हैं उनके सपोर्टिव होते हैं। ये समाज बदलाव को लाना चाहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ देख चुके होते हैं। ये जानते हैं कि बदलाव ही जीवन का सार है, कोई चीज स्थिर नहीं रहती, तो ये बदलाव को बहुत सपोर्ट करते हैं। और खुद भी आप इनसे बात करेंगे, एक इकलौती ऐसी राशि है जो मेष राशि से लेके मीन राशि तक के जातकों को पसंद होती है। मतलब बच्चे भी इनसे मिलके खुश होते हैं, और बुजुर्ग भी खुश होते हैं, जवान भी खुश होते हैं, क्योंकि ये सब में ढल जाते हैं। ये विशेष राशि क्यों कही जाती है आप समझ रहे होंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूं। और जिसकी किसी की कुंभ राशि हो, और कुंभ लग्न और कुंभ राशि दोनों एक साथ हो, आप यकीन मानिए, इसको आप मिला के देख लीजिएगा, आपको एक एक चीजें मिलेंगी। भले ही उसमें कोई और ग्रह भी बैठा हो तो उसके थोड़े बहुत असर आ जाएंगे, कोई ग्रह देख रहा हो तो उसकी कहीं ना कहीं खूबियां या कमियां आ जाएंगी, वो अलग बात है। लेकिन बेसिक जो कुंभ राशि का गुण है वो ये होता है, आप इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट के साथ साथ हर एक चीज को जो भी कॉन्फिडेंट होते इसलिए है क्योंकि ये किसी काम को जब करते हैं ना तो इतना ज्यादा ऑलरेडी टाइम ले लिए होते हैं, पूरा नो मतलब जान के समझ के छोटी छोटी कमियों को समझ के तब वो काम का डिसीजन लेते हैं, तब वो ओके करते हैं। तो ये इसीलिए इनके काम में परफेक्शन बहुत रहता है। तो ये तो एक छोटा सा हमने आपको परिचय दिया कि कुंभ राशि का परिचय क्या है। आपने विशेष अंदाज लगा लिया।
अभी तक आपने जो थोड़ा बहुत अंदाज नहीं लगा, अब आप मेरी इस बात से अंदाज लगाएंगे कि कुंभ राशि में, मेरा मानना यह है कि कुंभ राशि में शनि की साढ़े साती कम असर करती है। इसका कारण है, मैं आपको बताता हूँ। फर्ज कीजिए आप किसी जज के घर में पैदा हुए हैं, तो जज आपको इस बात का इंतजार कभी नहीं करेगा कि आप गलती करो देन आप उसके दरबार में आओ। चूंकि आप जज के घर में ही रह रहे हो, तो बचपन से आपको वो चीजें सिखाई जाएंगी जो गलत है और जो सही है। और जिस दिन आप थोड़ी सी गलती करोगे, दिन ठोक पीट के आपको ठीक कर दिया जाएगा, परिवार में ठीक कर दिया जाएगा, बाहर बात आएगी ही नहीं। तो आपको मैं बताऊं, कुंभ राशि के साथ एक सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि कुंभ राशि के लोग को के लिए कर्म के फल मिलने के लिए साढ़े साती का इंतजार नहीं करता शनि। वो तुरंत दंड देता है, वो तुरंत दंड देता है। तो चूंकि आप छोटी सी गलती करते हैं, आपको तुरंत दंड मिलता है। आप थोड़ा बहुत जो ज्यादा बड़ा दंड होता है वो ढैया मिल जाता है। तो आपके पास साढ़े साती में जब आप पहुंचे, तो आप इतने हैबिचुअल हो चुके हैं सही गलत के बीच में कि आपको साढ़े साती असर क्या करेगी, आप बताइए। आप तो उसी परिवार के हैं ना। और इसके बाद भी अगर कोई गलती करके पहुंचता है, आप यकीन मानिए, ये धरती नहीं है, ये ब्रह्मांड है, ये ऊपर की 5D का चक्कर है, पूरा 3D का कोई चक्कर नहीं है। आप अगर इसके बाद भी गलती करके पहुंचते हैं, तो फिर कोई क्षमा नहीं है, आपको सबसे ज्यादा दंड मिलेगा। तो कुंभ राशि आमतौर पे तो बिल्कुल दंड नहीं झेलती, क्योंकि उनके हैबिट में शामिल होता है कि किस तरीके से जीवन जीना है और कहाँ गलत करना है। आप देखिए, कुंभ राशि के व्यक्ति 30-32 साल आते आते वो प्री मेच्योर वाले मेच्योर हो जाते हैं। वो बातें ऐसे करेंगे 28-27 साल की उम्र, जैसे कोई 50 साल का बुढ़ा बात कर रहा हो। आप कभी उनसे बात कीजिएगा, तो आप ये चीज देखिएगा कि जब ये चीजें सामने आती हैं, तो अगर उनकी गलती निकल के आई, और वही वाला बात, हालांकि दरबार में अगर गलती पहुंच गई, तो अरे इस घर के लड़के ने गलती कर दी, इसको तो इतना बड़ा दंड दो कि मतलब एक मतलब मिसाल बन जाए, तो वो हो जाता है। तो कुंभ राशि के लोगों के साथ क्या होता है कि पहली बात तो नॉर्मली उनकी हैबिट में शामिल होता है कि जीवन को जीना कैसे है। हालांकि 19-20 गलती सभी करते हैं, ठीक ठाक गलती करते हैं, लेकिन जो मेजर गलतियां होती हैं, वो आमतौर पर वो जब करते हैं तब गलती का दंड पा जाते हैं वो। तो वो साढ़े साती तक की नौबत नहीं आती, इसलिए साढ़े साती का असर कम होता है। और इसके बाद भी अगर कोई कुंभ राशि में गलती कर रहा है, कोई कुंभ राशि में साढ़े साती झेल रहा है, कुंभ राशि में होने के बाद भी वो साढ़े साती के कष्ट को झेल रहा है, इसका मतलब उसके वास्तव में कर्मा अलाइनमेंट इतने ज्यादा बिगड़े हुए हैं कि वो साढ़े साती में ही कवर हो पा रहे हैं। हो सकता है साढ़े साती में मतलब उसको उसको भयानक दंड देखना पड़े, क्योंकि वनस्पति बाकी लोगों के, बाकी राशि वालों के, कुंभ राशि को ज्यादा फिर दंड मिलता है। तो ये होता है कुंभ राशि का निचोड़। अगर मेरी बात से कोई भी सहमत ना हो, तो मुझे आप कमेंट्स करके बताइएगा। मैं आपसे सवाल जवाब के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे बात कर लीजिए। अब हम आते हैं जो मेन मुद्दा है कि कुंभ राशि पे साढ़े साती का जो अंतिम चरण है, तो वो कैसे बीतेगा। देखिए, अभी तो क्या है ना, कुंभ राशि पे शनि जो है वो मीन राशि में है, सॉरी, हाँ शनि जो है कुंभ राशि में, सॉरी है, शनि अभी कुंभ राशि में है। और कुंभ राशि में होने के बाद, सॉरी कुछ मैं सोचने लगा था, कुंभ राशि में और वक्री है इस समय, है ना। शनि को 29 मार्च को मेरे ख्याल से ये जाएंगे, शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अच्छा, उस समय क्या होगा, मीन राशि में सूर्य भी होंगे, राहु भी होंगे, शुक्र भी होंगे और बुध भी होंगे। सूर्य, राहु, शुक्र, बुध और शनि, 5 ग्रह एक साथ हो जाएंगे। और ये स्थिति लगभग 14 तारीख तक बनी रहेगी, 14th ऑफ द मई, सॉरी 14th ऑफ द अप्रैल। 14 अप्रैल तक जो स्थिति बनी रहेगी, तो जाहिर सी बात है सूर्य के प्रभाव से सारे ग्रह कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। और चूंकि नैसर्गिक रूप से ये 4 तो मित्र हैं, शनि, राहु, शुक्र, बुध तो परम मित्र हैं नैसर्गिक रूप से, लेकिन सूर्य इस मित्रता में शामिल नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनकंफर्टनेस या निगेटिविटी कह सकते हैं आप, देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य सूर्य है, राजा राजा है, इसमें आपको नकारा नहीं जा सकता किसी बात। तो आपकी 29 को शुरू हुई साढ़े साती का लास्ट चरण,
और 14 तक सूर्य मूव कर जाते हैं, 15 तारीख को सूर्य मूव कर जाएंगे मेष राशि में, जहां खुद उच्च के होंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। अब इस राशि मीन राशि में बसते हैं 4 ग्रह, शनि, शुक्र, बुध और राहु। और ये नैसर्गिक रूप से चारों एक दूसरे के बहुत परम मित्र हैं। परम मित्र है मतलब आप समझ सकते हैं कि चारों चारों एक साथ इकट्ठा हो गए। अब आप देखिए, सुख का कारक, धन का बेसिक, बड़े धन का कारक भी शनि को कहा जाता है। धन का कारक तो गुरु होते ही होते हैं, शनि को भी कहने का धन का ही देवता माना जाता है। बड़े जितने भी उद्योगपति होते हैं, जितने बड़े पैसे वाले होते हैं, बिना शनि के सपोर्ट के जो है वो नहीं हो सकते, पैसे वाले नहीं हो सकते। राहु को तो आप जानते हैं आकस्मिक गेन वाला है, तो और बुध हर तरह से सपोर्टेबल है। तो ऐसी स्थिति जब आपकी 15 अप्रैल से स्टार्ट होती है, तो देखिए स्थिति जाती कहां तक है। जैसे कि हमने वीडियो में लोगों के देखा कि वो बोलते हैं कि बड़ा खराब है, बड़ा खराब है, तो मैं पूरी डिटेल बताने से पहले ही बोल दूं आपको कि इससे बेहतर समय आपके पूरे कुंभ राशि वालों, आपके पूरे जीवन में कभी नहीं आया होगा और ना फिर पलट के आएगा। ये जो ढैया है आपके लिए ऐतिहासिक ढैया होगी। आप ये खुद कहेंगे यार ये ढैया तो मेरे जीवन को पलट के रख गई। बिल्कुल 180 डिग्री का पलटा हो जाएगा पूरा, आप ये मान के चलिए। कैसे होगा मैं बताता हूं। अब जैसे 14 तारीख 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 6 मई तक जो है, बुध जो होता है, बुध व्यापार का कारक होता है, बुध बुद्धि का भी कारक होता है। शनि, बुध, शुक्र, राहु चारों एक साथ बैठे हैं, चारों परम मित्र हैं। वो अलग बात है कि पहले भाव में होने के बाद नैसर्गिक जो है वो तत्कालिक जो है मित्रता नहीं रह जाती प्रथम भाव में, लेकिन यहाँ पर आप इसको एक साथ युति मानिए। तो युति मानेंगे तो आपको ये बिल्कुल पॉजिटिव लगेंगे। 6 मई को बुध देव अलग होंगे, बुध देव मेष राशि में जाएंगे। फिर भी 3 बचते हैं, राहु, शुक्र और शनि। 17 मई को राहु देव, 18 मई को जो है वो कुंभ राशि में आ जाते हैं। अब समझिए राहु देव कुंभ राशि में आ रहे हैं, अपने घर में एक तरह से देखा जाए तो वो अपने कंफर्टेबल जोन में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 29 मई को शुक्र जो है वो मेष राशि में आ रहा है। अब आप समझिए, जब चारों ग्रह थे तो फायदे में थे, बहुत ही फायदा था। जब 3 बचे तब भी फायदा है, बुधदेव हटे तब भी फायदा है। जब बुधदेव हटे तो फायदा है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि इस दरमियान ये जो 20-22 दिन बचेंगे बुधदेव से हटने के बाद, शुक्रदेव तक के जो भी 18-19 दिन जो भी बचते हैं, 20-26 करीब 22-23 दिन है ना, 22-23 दिनों में ये आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके जो व्यापारिक पार्टनर होते हैं उनके लिए, ये थोड़ा सा उनके लिए समय, उनसे संबंधों का समय जो अच्छा नहीं माना जाएगा। थोड़ा सा थोड़ी सी कटुता रहेगी, हो सकती है, मतलब वो क्या रहेगी, हो सकती है। तो उस लिहाज से तो आप छोड़ दीजिए, बट धन आवागमन के मामले में समय बहुत अच्छा है। फिर भी जैसे शुरू से 14 अप्रैल 15 अप्रैल से चल रहा था, वैसे ही कंटिन्यू चलेगा। कंटिन्यू चलने के बाद इधर 15 मई को गुरु जो है गोचर कर जाएंगे मिथुन राशि में, अभी उसकी भी कहानी बताते हैं। तो अब जब गुरु गोचर करेंगे तो गुरु करेंगे अतिचारी होकर के, पूरी डिटेल अभी बताते हैं फिलहाल। अब जब शनि राहु शनि और शुक्र जब 16 तक एक साथ है, 17 मई तक, और 18 मई को राहु हटते हैं, तो शनि और शुक्र अकेले हो जाते हैं मीन राशि में। मीन राशि में शुक्र तो उच्च के होते ही है, शनि भी वहां साथ में। शनि शुक्र की युति भले एक बार रिलेशनशिप में अच्छी ना मानी जाती हो, लेकिन धन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इस बात को आप पढ़े भी होंगे, लोग जो ज्योतिष से जानकार लोग हैं वो जानते भी होंगे कि इसमें मतलब ये पैसे के लिए, मतलब धन आगमन के लिए ये बहुत अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ कहीं ना आर्थिक स्थिति से आप यहाँ भी मजबूत हैं। अब चले आइए आप इस पे, कहा
29 तारीख के बाद, 29 मई के बाद शनि मीन में, शुक्र मेष में, शुक्र बुध इधर मेष में आ जाते हैं और राहु कुंभ में आ जाते हैं। सब अलग अलग हो जाने के बाद भी देखिए बहुत अच्छी स्थिति ये है कि गुरु 3rd नंबर पे आ गया, यानी कि मिथुन राशि में आ गए, अतिचारी होके आया। अतिचारी का मतलब ये होता है कि कोई ग्रह जब फास्ट मूविंग कंडीशन में होता है देन वो अतिचारी कहलाता है। इसमें होता यह है कि गुरु जब मिथुन में आएंगे तो करीब 5-5.5 महीने में, चूंकि गुरु का जो पूरा काल होता है एक राशि वो 12 महीने प्लस का होता है, 12 प्लस महीने का होता है, 13 महीने 12 महीने कुछ दिन का लगभग होता है। तो अब गुरु जब उस राशि में आएंगे, अतिचारी होके आएंगे, तो वो अतिचारी में क्या 5 महीने पूरा टाइम पीरियड पूरा कर लेंगे। तकरीबन ये है 18 अक्टूबर तक की बात है। 18 अक्टूबर तक गुरु पूरा उस राशि का 30 डिग्री कंप्लीट करके 17 तक करेंगे, 18 को जो है वो कर्क राशि में जाएंगे जहां वो उच्च के हो जाएंगे और करीब 2 दिसंबर तक वहां रहेंगे। 18 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक वहां रहेंगे और उसके बाद फिर वक्री हो जाएंगे, रहेंगे वो 0 डिग्री में ही, बट वो वक्री हो जाएंगे और वक्री होंगे वहां से। तो जब वहां से वक्र गति चलेगी उनकी, तो 29 तारीख तक, 29 मार्च तक ये वापस मिथुन राशि में 20 डिग्री तक वापस वक्री होकर पहुंचेंगे और 2 मार्च तक जो है वो वक्री होकर पहुंचेंगे वापस 20 डिग्री तक मिथुन राशि में। और फिर वो मिथुन राशि में जब मार्गी होंगे तो वो 2 जून तक गोचर करके 2 जून को वो एंट्री करेंगे वापस कर्क राशि में। तो फाइनली वो कर्क राशि में कहलाए जाएंगे। ठीक है। तो अब ये जो पूरा मिथुन राशि का जो सिस्टम है पूरा, चाहे गुरु मिथुन में हो चाहे गुरु कर्क में हो, ये कितना फायदेमंद है मैं आपको बताता हूं। जब मिथुन राशि में गुरु होंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि कहां पड़ेगी, 7वीं कहां पड़ेगी, 9वीं कहां पड़ेगी। देखिए 9वीं दृष्टि उनकी सीधी सीधी कहां पड़ेगी, कुंभ राशि पर, जहां राहु बैठे हुए। वो राहु प्लस कुंभ राशि दोनों को बैलेंस करते हैं। देखिए शुक्र हटने के बाद जैसे जैसे हटे नहीं उससे पहले गुरु आ गए 15 तारीख के बाद से, 15 मई के बाद से, है ना। इधर राहु हटा 18 मई को, हटने के बाद पहले वहां गुरु की दृष्टि पड़ी हुई है, 9th दृष्टि। कितनी ज्यादा अमृतमय होती है। अगर आप उसको लग्न मान लीजिए, चूंकि हम कुंभ राशि की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए उसके लाभ भाव में गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है और भाग्य भाव में 9वीं दृष्टि पड़ रही है। कहां से भी गलत हो गया। जो लोग वीडियो बना के बताते हैं कि बहुत ज्यादा खराब है, ये है, ये हो जाएगा, कुछ नहीं। निश्चिंत होइए, आपके कर्म अगर पीछे के अच्छे हैं और अभी भी आप सही चल रहे हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं। ना कभी आई थी, ना पीछे के 2 फेस में आई होगी। आप ये भी चेक कीजिएगा, पीछे के 2 फेस में आपके साथ में किसी के घर में 7.5 लगी होगी कुंभ राशि की छोड़ के, आप उसका एक हाल देख लीजिएगा और अपना देख लीजिए, दोनों को मैच करा लीजिएगा, देखिएगा टैली करके किसकी ज्यादा दिक्कत दे। आप खुद देखेंगे और आप खुद रिजल्ट पा जाएंगे कि हाँ किसकी ज्यादा दिक्कत दे। तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अच्छा, अब जब कर्क राशि में गुरु चले जाएंगे तो गुरु कर्क राशि से सीधे कहां देखेंगे, शनि को। शनि को देखेंगे तो दैट मीन्स जब आप राशेष को ही देख रहे हैं, कुंभ राशि के स्वामी को ही देख रहे हैं, तो वो कहां से गड़बड़ हो जाएगा, वो भी आपको अच्छा ही फल देगा। तो आपका इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इन 8 महीनों 10 महीनों में बन चुका होगा कि आप उसके भरोसे पूरी की पूरी जो 2027 तक या 2028 तक का ही मैटर है वो भी आपका आराम से कट जाएगा। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन मंगल की वजह से लगेंगे। जब मंगल बीच में 45 दिन के लिए 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, वो या उसकी दृष्टि होगी, देन तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो। तो थोड़े अप्स एंड डाउन तो सबको लगते हैं, अगर नहीं है तो धरती में मनुष्य का जन्म क्यों लिया, वो तो हो लगेंगे। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कहता हूं कुंभ राशि वालों को कि आपके जीवन का ये जो समय होगा, आपने कर्मा अलाइनमेंट रखिए, अलाइन करके कर्मा को रखिए। आप यकीन मानिए कि आपको इससे बेहतर समय अपने पूरे जीवन में ना कभी मिला था ना मिलेगा। ये एक
कहते हैं ना कि लाइफ चेंजिंग टाइम है आपकी लाइफ में, आप इसको कैश कर लें, ये आपके ऊपर है। आप अपने कर्मों को अच्छे से रखेंगे तो आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। और अगर अभी भी आप कोई ऐसी दिक्कत कर रहे हैं, अगर आपको मेरे वीडियो या किसी और के वीडियो से आपको समझ में आता है कि, तो अभी भी अगर आप सचेत हो जाएंगे तो भी आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, डीएनए बोलता है, ये कुंभ राशि का डीएनए है, जो शनि का डीएनए है, जो बोल रहा है, जो आपको ठीक करा देगा। तो बिल्कुल निश्चिंत हो कि आप अपने बाकी के समय को काटिए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा हमको बल मिलेगा, क्योंकि अभी हमारा नया नया, महीना भर भी नहीं हुआ मुझे, तो मुझे थोड़ा बल मिलेगा। और बाकी अगर आपको कोई चीज़ जाननी हो, कोई चीज़ समझनी हो, कोई शिकायत हो, तो आपको कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आपको इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत, कोई भी कुंभ राशि का जातक घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा समय आपकी लाइफ में आने वाला है। आई थिंक अभी भी कोई बहुत बुरा नहीं चल रहा है, क्योंकि कुंभ राशि में मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐसी कोई चीजें होती नहीं है कि जो विशेष आपको दंड दें, जब तक आपने कोई विशेष कर्म ना किया हो। मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि इसको शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मुझे लाइक भले ना कीजिए, लेकिन शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय, आप लोगों के सपोर्ट की। तो ये था मेरा आज का जो वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फिर एक नई विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।